को फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई दिस इंडेंजर्ड स्पीसीज हुज नेचुरल हैबिटेट एंड फ्लाइट रूट कोलाइड विद द पावर ट्रांसमिशन लाइंस इन गुजरात एंड राजस्थान। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, पिछले कई महीनों में ये न्यूज़ में रहा, ये चर्चा में रहा कि कौन सी ऐसी स्पीसीज़ है जो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, जिसकी पॉपुलेशन वैसे ही खतरे में है और जिसका जो हैबिटेट है, फ्लाइट रूट है, उड़ने वाली जो उसका एरिया है वो तारों में फंस जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको बताना है वो कौन सी स्पीसीज़ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन स्पैरो, फॉरेस्ट ऑलेट, ब्लैक बग। तो सही आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हाँ, ये एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसकी पॉपुलेशन एक टाइम पे 2000 हुआ करती थी। नाउ इट डिक्रीज टू 100, इवन लेस देन 100। ठीक है, और इतना ही नहीं, मार्च 21 में कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया सरकार को कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना चाहिए विच विल एग्जामिन द प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं ये बर्ड स्पीसीज, उसका पता चलेगा। ठीक है, खासकर जिनका फ्लाइट रूट्स कोलाइड हो रहा है विद बिजली की तारें, है ना, जो बिजली की तारें होती हैं, गुजरात और राजस्थान का वो एरिया जहाँ पे ये उड़ती हैं, जो एरिया है, और टकरा जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए आपको एक कमेटी का गठन करना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। ये लार्ज बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली है, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। मैं बता दूँ, इसकी बॉडी बहुत भारी है, बॉडी बहुत भारी बड़ी भी है, लेकिन जो इसके फ्लाइंग जो पंख हैं इसके, वो छोटे हैं। ठीक है, कंपेयर टू द बॉडी, द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो इंडियन बस्टर्ड है, इसका जो रहने का, ये कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है? ड्राई ग्रास लैंड में, स्क्रब लैंड में, ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आपके वैसे ना वेस्टर्न, आपका जो वेस्टर्न है, सेंट्रल एरिया है, ठीक है, और आपका जो पेनिसुला एरिया है भारत के, और वहाँ पे ये पाई जाती है। उसके साथ साथ ईस्टर्न पाकिस्तान, वहाँ पे भी ये देखी गई है। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में हम बात करें, जो करंट पीरियड की हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन आर फाउंड इन राजस्थान। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट जो है थ्रेटन्ड स्पीसीज़ का, उसमें ये इसे किस कैटेगरी में रखा गया है? पहले ये सिर्फ इंडेंजर्ड था, बट 2011 में ये पाया गया कि ये क्रिटिकल, इसकी सडनली जो है पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में इसको रख दिया गया। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में ये आता है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 भी होता है, बट इट कम्स अंडर शेड्यूल 1। उसी तरीके से साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, हैबिटेट और बिहेवियर में बात, जैसे मैंने बताया था, ये ग्रासलैंड में है, जिसके छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, ड्राई ग्रासलैंड में खासकर ये रहती है। थॉर्नी स्क्रब एज वेल ऑल्सो। ठीक है, एज वेल इंडिया इज़ द ओनली नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड। इवन ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा या केवल जो है सिर्फ भारत ही जाना जा रहा है। एंड द मानसून सीज़न, इस मानसून सीज़न में ये वो टाइम होता है, जुलाई टू सितंबर आने वाला है, जहाँ पे फीमेल ले देयर एग्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका और एक क्वेश्चन हमने देखा कि भाई ये एक्सक्लूसिव टू नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में पाई जाती है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। मैं आपको बताऊं, राजस्थान में जैसलमेर में एक नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब पूछ सकता है UPSC, वहाँ पे भी ये पाई गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी आपका चलाया गया इसी के प्रोजेक्ट, किसमें? इस GIB एट डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है आपका एक साइट के ऊपर। आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट दिखी जिसका नाम है पोरपनाई कोट्टाई। इसे संगम एज साइट भी कंसिडर किया गया। तो ये न्यूज़ में था ड्यू टू द एक्सकावेशन ऑफ अ सर्कुलर ब्रिक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इसका सर्कुलर ब्रिक स्ट्रक्चर है। इसमें 365 से भी ज़्यादा
इसकी यूनिक इसके अंदर चीज़ें मिली हैं। ये साइट कहाँ लोकेटेड है? ये साइट लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। अब पुदुकोट्टाई, तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई के ईस्ट में ये लोकेटेड है, पोरपनाई कोट्टाई। 355 से भी ज़्यादा इसके अंदर एंटिक चीज़ें मिली है, जिसके अंदर गोल्ड नोज स्टड है, हॉपस्कॉच है, और आपके चूड़ियाँ हैं, है ना, बिट्स हैं, ग्रीन स्टोन्स हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन अब इसमें ना एक पॉइंट मिला है जहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट बन सकता है, वो है आपकी संगम एज। संगम एज 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक चला। ये कह भी सकते हैं कि ये जो कृष्णा रिवर के बिलो है, कृष्णा एंड तुंगभद्र के रिवर के जो बिलो है, जो रीजन है, वो संगम एज कहलाया। संगम एज में आपके 3 जो डायनेस्टीज थी उन्होंने रूल किया, चेरास, चोल्स, पांडेस, और सबसे ज़्यादा ये फ्लोरिश्ड हुई थी अंडर द रॉयल किंग पांडेस, ठीक है, ऑफ मदुराई। मदुराई कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। खासकर केरला और आपका जो तमिलनाडु वाला एरिया है, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुआ संगम एज। की सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट द किंगडम्स इज आउटलाइन इन फ्रॉम देयर लिटरेरी रेफरेंसेस ऑफ द संगम पीरियड। तो जो लिटरेचर है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जिसके अंदर टोकापय्यम, इट्टू टोगाई, पट्टू पट्टू, ये सारे नाम हैं, ये सारे लिटरेचर के नाम हैं। अगर आप इसको एक बार नज़र ही मार लेंगे ना, मोर देन इनफ, ठीक है। इसको सिर्फ आप नज़र मार लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कला कडल, ठीक है। ये न्यूज़ में था। ये कला कडल क्या है? ये कला कडल की स्टेटमेंट्स है, थोड़ा सा देखते हैं। इट इज़ एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन बाय स्वेल वेव्स ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। In 2012 the term was formally approved by the UNESCO. UNESCO की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कला कडल is a name for tsunami which came under the spotlight after the 2004 tsunami that killed more than 10,000 people. इस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही था, ठीक है। आपको ये बताना है how many of these statements given above are incorrect, ठीक है। only 1, only 2, all 3, none, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखो, पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। कैसे? ये मार्च 31 को ये फ्लड आता है, ठीक है। 31 मार्च को ये केरला के कोस्टल एरिया में, ये भी पता होना चाहिए, ये केरला के कोस्टल में आया, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उन्होंने ये नाम रखा कला कडल। कला का मतलब थीफ, कडल मतलब आपका सी, ठीक है। और ये आया कैसे? द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन, ये रीजन अफेक्टेड रहे, ठीक है। सच फ्लडिंग इवेंट्स आर कॉल्ड स्वेल सर्ज और कला कडल इन मलयालम, ठीक है। स्वेल सर्ज क्या होता है? ये देखिए, 2 तरीके की वेव्स होती है। एक होता है विंड वेव्स, दूसरी होती है स्वेल वेव्स। विंड वेव्स होता है विच जनरेटेड बाय द स्टॉर्म विंड्स, जो ऊपर की तरफ से चलता है। स्वेल वेव्स वो होती हैं जनरेटेड बाय एनर्जी बीनीथ द ओशियन सरफेस। ओशियन सरफेस के जो नीचे है वो आपकी स्वेल वेव्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल था इस पूरे फिनोमेना में, कोला कडल में, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यूपीएससी आपसे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ ले, स्वेल सर्ज के ऊपर, ठीक है। ये कोस्टल फ्लडिंग है जो कब आता है? प्री मानसून, अप्रैल टू मई, ठीक है। सीजन बाय स्वेल वेव्स, ठीक है। स्वेल सर्ज कह लो, स्वेल वेव्स कह लो, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ये आपका प्रॉपर इसकी वजह, ये इसके अनुसार, लेकिन ये जानना नहीं है आपको, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पूरे में यही है। कला कडल क्या था? कला कडल बस आपका एक कह सकते हैं कि एक आपका फ्लड इवेंट था जो केरला में आया 31 मार्च को प्री मानसून पीरियड में। ये आपको इसका जो मेन रीज़न है वो आपका स्वेल वेव्स है, इसको स्वेल वेव्स भी कहा गया। ये क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 2012 में ये यूनेस्को ने इसका नाम घोषित कर दिया था, ठीक है। लोकल जो फिशरमैन है उन्होंने कॉम्बिनेशन निकाला था 2 वर्ड्स का, कलान एंड कदल। कलान मतलब थीफ एंड कदल मीन्स सी, ठीक है। तो ये कंबाइंड होता है और इसका नाम, पूरा नाम पड़ जाता है कला कद्दल,
तो ये भी सही है। आपको क्या बताना है जो गलत है। ये कलाकदल 2004 सुनामी में ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, तो आपकी स्टेटमेंट थर्ड इज़ नॉट करेक्ट। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन 1। ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली खतिया विलेज in Gujarat's Kutch district and Padta Bet were two places seen in news. These are associated with archaeological excavation, widespread occurrence of an infectious disease, proposed site for an agriculture research institute, ट्राइबल फेस्टिवल। तो मैं बताऊँ ये आपकी आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन था। ये क्या है, ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे ये ऑब्ज़र्व हुआ, ये देखा गया है, छानबीन के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया हुआ है। ठीक है, इसको बरिल ग्राउंड भी कहा गया। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन पाए गए इस गांव में। और ये जो पड़ता बेट है, इसको लोकली बेसिकली ये छोटी हिमालय, छोटे छोटे जो हिमालय कह रही हूँ, छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं उसको हिलॉक कहते हैं। उसे लोकली गुजराती लैंग्वेज में पड़ता बेट भी कहा जाता है, इसलिए ये पूरा फेमस था। द प्रेजेंस ऑफ द स्केलेटन की वजह से, जिसके अंदर बहुत सारी जो स्केलेटन्स थी, पॉटरी वगैरह, एनिमल्स बोन्स, ये सब मिले। ऐसे पहले ऐसे होता था, जब लोग मरते थे उनकी चीज़ें भी उनके साथ ही दफना देते थे, जैसे ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हवाना सिंड्रोम। ये हवाना सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ये किससे रेफरेंस इसका किससे है? H5N1 सिम्टम्स, मेंटल हेल्थ सिम्टम्स, ल्यूकेमिया सिम्टम्स, जेनेटिक डिसऑर्डर। सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो हवाना नाम दिया गया बेसिकली ये यूएस के जो मिलिट्री है, यूएस के जो है इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने ये देखा कि जो रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस है, दे माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टीरियस हेल्थ कंडीशन नोन एज हवाना सिंड्रोम दैट अफेक्टेड यूएस डिप्लोमेट्स। क्या हुआ, यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें ये पाई गई, जो खासकर रशिया के दौरे पे थे, इसलिए ये एक ब्लेम भी लगाया कि भैया रशिया जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हवाना सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स that are said to be experienced by the United States intelligence and embassy officials in various countries। ठीक है, और इन्होंने इसके लिए एलिगेशन किस पे लगाया है भैया? रशिया पे। ठीक है जी। जनरली द वर्ड सिंड्रोम मीन्स set of symptoms. It does not mean a unique medical condition but rather a set of symptoms that are usually experienced together whose origin may be difficult to confirm। किसी भी बीमारी के पीछे अगर कोई एक वजह होती है, जैसे जुकाम हो गया, कुछ ठंडा खा लिया होगा तो एक कारण है, लेकिन सिंड्रोम मतलब बहुत सारे एक सिम्टम्स का ग्रुप है जिसे कह सकते हैं, और उसका ओरिजिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। हियरिंग सर्टेन साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइस, कुछ नहीं है बाहर फिर भी आवाज़ सुनाई दे रही है। नोसिया, वर्टिगो, हेडेक बना है, मेमोरी लॉस है, बैलेंस्ड इश्यूज़ है, तो ये आपका कहलाएगा आपका हवाना सिंड्रोम। इसकी जो नाम है वो कब से सजेस्ट हुआ? क्यूबा इन लेट 2016। यहाँ से इतना कुछ नहीं पूछने वाला, ये आपका इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बात है क्योंकि होनी भी चाहिए। हमने भारत ने कमिटमेंट दिया है COP26 ग्लासगो में 2021 में। हमने ये कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कमिटमेंट दिया कि नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, कि भाई 2070 तक हम अपनी पूरा एनर्जी सोर्स जो है वो क्लीन एनर्जी सोर्स ले आएंगे। इसीलिए अभी हाल में एक इनिशिएटिव लिया गया, 100 मेगावाट जो है वो डिसाइड हुआ है, न्यूक्लियर पावर से प्लांट भी सेटअप किए जाएंगे, न्यूक्लियर पावर से जनरेट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से आपका जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ही कम और बिल्कुल नामात्र के उससे होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चलते हैं, चलिए बैक टू द क्वेश्चन। इट रेफर्स टू द हाइड्रोजन that is produced from natural gas through energy intensive process. It does not emit carbon on consumption. At present most hydrogen produced for industrial consumption and application is green hydrogen। ठीक है, कितनी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो स्टेट वन, जो स्टेटमेंट आपकी 1 है वो बिल्कुल
सही नहीं है, क्योंकि ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है ये क्रिएट होता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच स्प्लिट्स इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग अ रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड इलेक्ट्रोलाइजर। क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा था कि भैया ये ग्रीन हाइड्रोजन नेचुरल गैस के थ्रू जनरेट होता है, तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हुई। सेकेंड है इट डज़ नॉट एमिट, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, इट डज़ नॉट एमिट कार्बन एमिशन, ठीक है, ये कार्बन को एमिट नहीं करता, एमिट नो कार्बन, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट थर्ड इज अगेन नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है? करंटली मोस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन एंड एप्लीकेशन इज ग्रे हाइड्रोजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है यूपीएससी ये स्टेटमेंट बना ले कि ग्रे हाइड्रोजन वर्सेस ग्रीन हाइड्रोजन, इससे दोनों से कॉम्बिनेशन से आपकी स्टेटमेंट बन सकती है। तो ग्रे हाइड्रोजन का मतलब होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस थ्रू एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, ठीक है, एंड इट हैज़ हाई कार्बन एमिशन। ग्रे में हाई कार्बन एमिशन होता है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है ये कैसे क्रिएट होता है? थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन। तो स्टेटमेंट थर्ड इज़ नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि इसने लिखा था एट प्रेजेंट मोस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंजम्पशन एंड एप्लीकेशन इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़, 2024 जो साल है वो एज अ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन मनाया है इंडियन आर्मी ने। बस ये एक फैक्ट है, ठीक है, हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ना हो बट एक फैक्ट है, क्योंकि 2024 का पूरा साल है, इसीलिए इसको थोड़ा सा फैक्ट को दिमाग में रख लेना। ये आर्मी ने एज अ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को जो है एब्जॉर्ब कर रही है हमारी भारत की सेना, इंडियन आर्मी, इसीलिए इसको याद रखना है। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. If you have any doubt you can ask in the comment box. Thank you.